CH-212 सफ़ेद जादुई बाजों का शहर पर हमला। विराट काला सांप पहाड़ों पर रेंग रहा था। पहाड़ों की चोटियां, जो इंसानों के लिए बहुत विशाल लगती थीं, विराट काले सांप के लिए एक छोटे से स्पीड ब्रेकर की तरह थीं, जिन्हें वो आसानी से पार कर सकता था। विराट काले सांप के ऊपर बैठकर उन लोगों ने कई पहाड़ों की चोटियां चुटकियों में पार कर ली थीं, लेकिन अगर सच कहा जाए तो विराट काला सांप काफ़ी धीरे चल रहा था। कई सारे पहाड़ पार करने के बाद उनके सामने एक विशाल पहाड़ आया। ये पहाड़ वहां मौजूद बाकी सारे पहाड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा था। यही था धवल पहाड़। बाकी पहाड़ तो विराट काले सांप की नज़रों में महज पत्थर थे, लेकिन वो लोग अब जिस पहाड़ तक पहुंचे थे वो उसके लिए भी एक पहाड़ ही था। गुफा का दरवाजा पहाड़ के बीचों बीच था। विराट काला सांप पहाड़ पर चढ़ा और गुफा के दरवाजे तक पहुंच गया। उस गुफा की साइज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि विराट काला सांप उसके अंदर आसानी से समा गया था। आरव तो उस गुफा के अंदर जाना भी नहीं चाहता था। गुफा पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी, इसीलिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल था कि उसके अंदर कोई डीमन बीस्ट है या फिर नहीं। ऐसा कहा जाता था कि ये गुफा एक भूल भुलैया की तरह थी और कई सारे पहाड़ों को एक साथ जोड़ती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके रास्ते से ज़मीन के नीचे की दुनिया में भी जाया जा सकता था। कालिया, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। मीरा भी गुफा के बाहर ही एक ऊंची चट्टान पर खड़ी हुई थी ताकि विराट काले सांप की आंखों में देख सके। विराट काले सांप ने आवाज़ निकालकर मीरा को बता दिया कि वो उसकी बात समझ गया था। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, तुम मुझे अपना थोड़ा सा खून दे दो, मीरा ने कहा। विराट काला सांप थोड़ा सा पीछे मुड़ा और अपने दांतों से खुद को काट लिया, जिसकी वजह से उसमें दो बड़े बड़े छेद हो गए और उसने उनमें से अच्छा खासा खून बहा दिया। ये बहुत ज्यादा है, मीरा ने कहा। आरव तो बुरी तरह से हैरान था। विराट काले सांप ने मीरा को खून देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जितना खून उसने मीरा को दिया था वो आसानी से लगभग एक टैंकर भर सकता था। आप इसके खून का क्या करेगी, मैम? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो महामारी दिन ब दिन फैलती जा रही है। शायद इसके खून से हमें ये पता लग जाए कि महामारी इसकी वजह से फैली है या फिर नहीं, और अगर फैली भी है तो इसके खून से कोई एंटीडोट बन सकता है, मीरा ने कहा। मीरा यहाँ आते वक्त पूरे रास्ते भर सिर्फ उस महामारी को लेकर ही परेशान थी। अब जब विराट काला सांप सुरक्षित था तो वो उस महामारी की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। विराट काले सांप का जहर उसके खून में भी होता था और अगर वो सच में इस महामारी के लिए जिम्मेदार था तो उसका खून इस महामारी का इलाज ढूंढने में काम आ सकता था। ये आप क्या बोल रही हैं मैम? हम इतनी मुश्किल से तो यहाँ बच कर आए हैं और अब हमें वापस जाने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। आरव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर रोए। तो तुम ही बताओ फिर हम क्या करें? महामारी को नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना, मीरा ने कहा। हमें कुछ भी नहीं करना है। कुछ देर में शाही गार्ड्स यहाँ पहुँच जाएंगे, हमें बस उनके साथ वापस लौटना है, मीरा ने कहा। मैम, कोई और तरीका नहीं है। मुझे डर है कि रास्ते में वो हमें मार देंगे, आरव ने कहा। आरव, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक एक मिनट हमारे लिए बेशकीमती है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि ये खून काम कर जाए, मीरा ने कहा। अगर इस खून से एंटीडोट बन गया तो उसका मतलब यही होगा कि विराट काला सांप ही इस महामारी के लिए जिम्मेदार है और फिर मंत्री राजेश उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आरव ने चिंता जताते हुए कहा। महामारी के लिए जो क्वारंटाइन जोन तैयार किया गया था वहां टेंट के नीचे कई सारे बेड्स की कतारें लगी हुई थीं। ये सारे बेड्स महामारी से ग्रसित लोगों से भरे हुए थे जिनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए थे। ये नीले रंग के थे और किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहे थे। उन पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आम हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने पर वो फूट रहे थे और उनमें से एक ऐसा लिक्विड निकल रहा था जो पेशेंट्स की स्किन को जला रहा था। पूरे क्वारंटाइन जोन में दर्द की चीखें गूंज रही थीं। इनमें बूढ़े, जवान और बच्चे सभी थे। ये सारे लोग इस महामारी के खौफ में डूबे हुए थे। जब भी कोई हीलर मैजिशियन उनके पास से निकलता तो वो उसकी तरफ ऐसी निगाहों से देखते जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से बात तो ये थी कि एक्सपर्ट हीलर मैजिशियंस को भी इस महामारी का इलाज नहीं पता था। इसी दौरान मासूम बच्चे बेड्स के बीच में पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनकी हालत क्या होने वाली थी। क्वारंटाइन जोन के बाहर टेंट से बनाए हुए एक टेम्पररी मीटिंग रूम में मेडिकल फील्ड के कई सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह थी कि वो महामारी के इलाज के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में बात कर रहे थे कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स के पास अब उनकी जिंदगी के कितने दिन बाकी थे। आज से पहले उन्होंने कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। डॉक्टर, हमारे पास सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। 3 दिनों में सारे शुरुआती पेशेंट्स लाशों में बदल जाएंगे। एक वाइट कोट पहने हुए एक मिडिल एज आदमी ये सब कह रहा था कि डॉक्टर धकट ने इशारा करके उसे बीच में ही रोक दिया। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इस महामारी ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन उनकी परेशानी का सिर्फ एक यही कारण नहीं था। वो इसलिए ज़्यादा परेशान थे क्योंकि शुरुआती पेशेंट्स के बाद भी कई और लोग इस महामारी से ग्रसित हो गए थे और उनकी गिनती भी बढ़ती ही जा रही थी।
डॉक्टर धकट और बाकी एक्सपर्ट ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग इस महामारी का शिकार हो जाएंगे, लेकिन ये सारे लोग पूरी स्वपन नगरी में फैले हुए थे। डॉक्टर धकट, अगर हमें इस महामारी का सोर्स पता चल जाए तो हम उसकी मदद से इसका एंटीडोट भी तैयार कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ये महामारी उस विराट काले सांप की वजह से ही आई है, तो फिर हम उसे मार क्यों नहीं देते? व्हाइट कोट पहने हुए एक आदमी ने पूछा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय टेंट के अंदर आए। डॉक्टर धकट ने बिना कुछ कहे ही उनकी तरफ देखा। डॉक्टर धकट बहुत अच्छे से जानते थे कि विराट काला सांप कोई डीमन बीस्ट नहीं था, बल्कि वो तो स्वपन नगरी का रक्षक था। दिग्विजय के पीछे मंत्री राजेश अंदर आए। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ देखा जा सकता था। इसका मतलब यह था कि अभी अभी उनकी और दिग्विजय की बहस हुई थी। दिग्विजय, क्या तुम उस वक्त का इंतजार कर रहे हो जब स्वपन नगरी का कोना कोना लाशों से भर जाएगा? अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो यही होगा, और स्वपन नगरी का एक एक इंसान तुमसे नफरत करेगा। देखो, मुझे अपने गुट से कोई भी मतलब नहीं है, और ना ही मैं किसी मंत्री की हैसियत से तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। मैं बस उन लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इन्फेक्टेड हैं, राजेश ने परेशान होकर कहा। दिग्विजय के चेहरे से भी ये साफ समझ में आ रहा था कि वो कितने परेशान थे। वो बस किसी भी तरह इस मसले को सुलझाना चाहते थे। राजेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक शाही गार्ड उसके पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही थी। क्या तुम लोग दिव्या कलश ले आए? राजेश ने उस शाही गार्ड से धीमी आवाज में कहा। मंत्री जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें दिव्य कलश नहीं मिला। हम आपकी किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। शाही गार्ड की बात सुनते ही राजेश तमतमा उठा। मैंने इतने सारे इंटर्न्स को भेजने का ऑर्डर दिया था और फिर भी वो उन 2 लोगों को नहीं पकड़ पाए। निकम्मे कहीं के, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। शाही गार्ड ने अपना सिर झुका लिया और कुछ देर बाद बोला। हम मीरा और आरव को अपने साथ वापस लाए हैं, वो आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, शाही गार्ड ने कहा। उन्हें यहाँ लेकर आओ, अभी के अभी, राजेश ने गुस्से में कहा। अगले ही पल आरव और मीरा को मीटिंग रूम में लाया गया। वापस लौटते समय उन्होंने शाही गार्ड के सामने सरेंडर कर दिया था। शहर का माहौल देखकर वो बुरी तरह से दंग रह गए थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में महामारी इतनी ज्यादा फैल जाएगी। जब उन्हें मंत्री राजेश के पास लाया गया तो वो उन्हें गुस्से से देख रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, तो दिखा दी अपनी महानता तुम दोनों ने। अगले ही पल उनकी हंसी गुस्से में बदल गई और वो बोले, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं अभी तुम दोनों को मौत की सजा दे देता। जब मैं तुम दोनों को इन मासूम लोगों की हालत दिखाऊंगा तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। आरव एकदम चुप खड़ा था। मीरा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था और महामारी ने शहर को किसी नरक में बदल दिया था। जब से वो विराट काले सांप को वहां से लेकर गए थे, महामारी पूरे शहर में फैल गई थी। किसी ने भी आज तक ऐसी महामारी नहीं देखी थी जिसने कुछ ही दिनों में पूरे शहर को अपना शिकार बना लिया था। मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विराट काले सांप का खून से भरा हुआ जार मंत्री राजेश के हाथ में रख दिया। ये कुल देवता का खून है। अगर महामारी उनकी वजह से फैली है तो ये एंटीडोट बनाने में काम आएगा। राजेश ने डॉक्टर धकट को इशारा किया, जो उनसे वो खून का जार लेकर अपनी टीम के साथ लैब में चले गए। उनके पास एक एंटीडोट बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे। गार्ड्स इन्हें लॉकअप में डाल दो, राजेश ने ऑर्डर दिया। हरप्रीत तुरंत ही उन दोनों को वहां से ले जाने लगा। जैसे ही वो लोग वहां से गए, एक कमांडर की वर्दी पहने हुए आदमी आया। उसने मंत्री राजेश को सलाम किया और फिर उनके कान में कुछ कहा। तुमने क्या कहा? मंत्री राजेश के चेहरे पर 12 बजे बज गए थे। राजेश का रिएक्शन देखते ही टेंट में मौजूद सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ ही आ गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस कमांडर ने राजेश को ऐसी क्या बात बताई थी जो वो इतनी बुरी तरह से शॉक हो गए थे। हमें भी बस अभी किले से ही ये न्यूज़ मिली है। मामला बेहद गंभीर है। मंत्री जी, आप जल्द से जल्द एक मीटिंग रखिए और हमले को रोकने में हमारी मदद कीजिए, उस कमांडर ने कहा। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर भेजता हूँ, राजेश ने कहा। जब शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत ने मंत्री राजेश का रिएक्शन देखा तो पूछा, मंत्री जी, आखिर क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती, मंत्री राजेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा और गहरी सोच में पड़ गए। जब कमांडर ने देखा कि टेंट में सभी सरकार और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग थे तो उसने खबर अनाउंस की, स्वपन नगरी के पश्चिम इलाके में जो किला है वहां से हमें पता चला है कि आज वहां सफेद शाही बाज आए थे। वो भूखे थे। बैटल मैजिशियंस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो वापस नहीं लौटे और शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये न्यूज़ सुनकर मैजिक कोर्ट के हेड दंग रह गए थे। जितना उन्हें पता था उस हिसाब से स्वपन नगरी की पश्चिमी बाउंड्री के बाहर वाले जंगल में एक सफेद जादुई बाजों का झुंड रहता था, लेकिन वो हमेशा से अपने इलाके में ही रहता था। उस झुंड ने कभी भी इंसानों के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी।
दिग्विजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उन सफ़ेद जादुई बाजों के झुंड ने स्वपन नगरी पर हमला क्यों बोल दिया था। ऐसा बहुत कम होता था कि किसी सुरक्षित शहर पर डिमन बीस्ट हमला कर दें, खासकर स्वपन नगरी पर, जिसकी सुरक्षा तो और कड़ी थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है, मंत्री राजेश ने कहा। दिग्विजय ने हाँ में अपना सिर हिलाया। पूरा शहर महामारी के खौफ में डूबा हुआ था। इस हमले से कंडीशन और बिगड़ गई थी। स्वपन नगरी की बाउंड्री के पश्चिमी इलाके में बर्फीले पहाड़ थे। इन पहाड़ों को सच में जादुई माना जाता था। इन पहाड़ों पर जंगल भी थे और 12 महीने यहाँ बर्फ भी रहती थी। बहुत समय पहले इस जगह को नो फ्लाई जोन बना दिया गया था। यहाँ तक कि एयरलाइंस को भी इस इलाके से अपने प्लेन्स उड़ाने के लिए मना किया गया था, क्योंकि इस इलाके में सफ़ेद जादुई बाज रहते थे। ये बाज बहुत ही हिंसक प्रकृति के होते थे और किसी को भी अपने इलाके में नहीं घुसने देते थे। अगर कोई कमांडर क्लास या फिर रूलर क्लास बीस्ट भी उनके इलाके में आ जाता था तो वो उन पर भी हमला कर देते थे। अगर कोई छोटी सी चिड़िया भी रास्ता भूलकर उनके इलाके में आ जाती थी तो वो उसे भी नहीं छोड़ते थे। वैसे तो वो बहुत कट्टर थे, लेकिन उनमें एकता बहुत थी और वो इस वक्त स्वपन नगरी के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। अजीब बात तो ये थी कि आज तक उन्होंने कभी भी ना तो इंसानों के इलाके में आने की कोशिश की थी और ना ही इंसानों पर हमला किया था। वो हमेशा सिर्फ अपने इलाके तक ही सीमित रहते थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, शहर के पश्चिमी किले में सुरक्षा कम होती गई, क्योंकि सब जानते थे कि सफ़ेद जादुई बाज अपने इलाके में ही रहते हैं। लेकिन आज अचानक जब शहर में एक महामारी फैली हुई थी, तब उन सफ़ेद जादुई बाजों ने शहर पर हमला बोल दिया था। सारे बैटल मैजिशियन किले में अपने अपने दस्तों में खड़े हुए थे। वो किले की सबसे ऊपर वाली छत पर खड़े थे और उन डीमन बीस्ट को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। उन सफ़ेद जादुई बाजों की गिनती इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान सफ़ेद बादलों से भर गया हो। देखा जाए तो वो लोग बहुत सालों बाद इतने सारे डिमन बीस्ट को एक साथ किसी इंसानी इलाके पर हमला करते हुए देख रहे थे। चलो, मानव जाति के दुश्मनों को हराने का वक्त आ गया है, एक जवान कमांडर ने अपने साथियों को गरुड़ पक्षियों पर चढ़ने का इशारा करते हुए कहा। सफ़ेद जादुई बाज ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि वो उड़ सकते थे। जमीन से मैजिशियन उन पर हमला नहीं कर सकते थे। उड़ने वाले डीमन बीस्ट को हमेशा से खतरनाक माना जाता है। किस्मत से पश्चिमी किले पर एक्सपर्ट बैटल मैजिशियन और उनके गरुड़ पक्षी पहले से ही तैनात थे। वो बैटल मैजिशियन अपने गरुड़ पक्षियों पर सवार होकर सफ़ेद जादुई बाजों की तरह हवा में उड़ सकते थे और उन्हें हरा भी सकते थे। बहुत वक्त हो गया, कोई भी युद्ध लड़े, अब तो मेरे हाथों में खुजली हो रही है, वाइस कमांडर ने एक्साइटेड होकर कहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस युद्ध का ना जाने कब से इंतजार कर रहा था। सैनिकों, युद्ध के मैदान में चलो, कमांडर ने ऑर्डर दिया। कमांडर का ऑर्डर सुनते ही सारे बैटल मैजिशियन अपने अपने गरुड़ पर सवार हो गए और उन्हें उड़ने का ऑर्डर दिया।